हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। एंड आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी सबका मिक्स एक जीके का क्लास। ठीक है। और आज के जीके क्लास में एक चीज मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि जीके का क्लास जो ये है ना, दो क्लासेस जीके की अभी चल रही है। ठीक है। एक क्लासेस जो है जिसमें आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, जो प्रशांत सर पढ़ा रहे हैं आपको, हिंदी एंड दोनों इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और मेरी क्लास जो जीके की होगी वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में होगी। और एक चीज, हाँ, इसमें कुछ भी नया सीखने के लिए नहीं मिलेगा, ये बस एक रिवीजन होगा आपका। ठीक है। वही सब चीज जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, पढ़ लिया आपने, बस मैं आपका रिवीजन कराऊंगा, क्विक रिवीजन कराऊंगा। वन लाइनर जीके दूंगा, जो कि आप देखो कल भी मैंने इसका पार्ट 1 दिया था और ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना उसको भी। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। अभी स्टार्ट करने से पहले बोलूं कि अनअकैडमी पे एक एयरफोर्स के लिए बैच लॉन्च हुई है, वायु। ठीक है। अब ये 26 ऑफ जनवरी, मतलब 26 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है बैच। और ये सिर्फ एयरफोर्स एक्स एंड वाई की बहुत ही स्पेशली बैच है। और ये सारे टीचर्स आपको मिलकर पढ़ाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स हैं। अब इस बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप चाहते हो कि इस बैच में आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आजकल ऑफलाइन कोचिंग तो है नहीं, बचा यही ऑनलाइन आपके पास, और ऑफलाइन से फार बेटर है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया क्लासेस है। ठीक है। तो आप जाके इस बैच में एडमिशन ले सकते हो। और इस बैच में जब भी एडमिशन लेना गाइज, तो अपनी ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज कर लेना यहाँ पे। ठीक है। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्या होगा भाई? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड। ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन करानी है, करनी है आपको, तो एनडीए के लिए एक बैच लॉन्च हुआ है रिसेंटली, रणविजय करके। तो ये 25 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, कुछ फी की स्ट्रक्चर ऐसी है कि आपको इतने देने हैं पैसे, बट इतने नहीं देने हैं। सारी फी देख लो। जैसे नीचे देखो, हैव अ रेफरल कोड जो पूछ रहा है, यहाँ पे आप रेफरल कोड में ए टू जेड स्टडी डालते हो, तो सारी फी देखो 10% डिस्काउंट मिल जाते हैं सभी फी में। ठीक है। तो ये एक फायदा है ए टू जेड स्टडी रेफरल कोड यूज करने पे। तो चलो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, और इसकी पीडीएफ में दूंगा जब टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो। और हमने टारगेट कर रखा है कि 1000 जीके के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, जो जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था। ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने दिमाग में सोच लो तीनों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो वास्को डिगामा भारत जब आया था 1498 ईस्वी में आया था। कब? 1498, मतलब 1498 ईस्वी में सबसे पहली बार आया था। ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछते जाऊंगा। अच्छा, वो जो वास्को डिगामा जिस जहाज से आया था, उस जहाज का नाम क्या था? ठीक है। अभी देखो, ये बताओ वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो गैस सबको पता होगा, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है। ये एक पुर्तगाली क्या था, व्यापारी था। अभी देखो, हवा महल कहाँ स्थित है, ये तो सबको पता होगा। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जो कि आपको सबको पता है, क्विक रिवीजन हो जाएगा डेली 30 क्वेश्चन का। तो ये जयपुर में है, खास करके जो जयपुर में रहने वाले उनको पता होगा। अभी देखो, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक आपको गुरु नानक जी को माना गया है। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? तलवंडी में। ठीक है। कहाँ पे पूछता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। चलो, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? जैसे हर किसी का अलग अलग त्योहार होता है, किसी का होली, दिवाली। तो वैसे ही सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी माना जाता है। कौन सा भाई? बैसाखी। आपको अगर ऑप्शंस में मिले, चार ऑप्शंस में, तो आपको बैसाखी आंसर करना होगा। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो ठीक है, आपका रिवीजन हो गया। लौह पुरुष के नाम से भारत में किसको जाना जाता है, ये बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? ठीक है ना, किसने दी थी और कब दी थी, ये चीज मुझे कमेंट करके बताना चाह। अभी देखो, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सबको पता होगा। नेताजी किस महा आजकल आज का क्वेश्चन जो है ज्यादातर यही है, देशभक्ति है, बिकॉज 26 जनवरी आज। ठीक है। तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो भाई आपको सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है। अभी देखो, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को क्या कहा जाता है? ठीक है। दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है, आपने पढ़ा होगा प्रशांत सर की क्लासेस में, अभी रिसेंटली उन्होंने भी पढ़ाया था। तो वही मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। उनको विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उनकी जो समाधि स्थल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? ठीक है। तो महाभारत के रचयिता है भाई, इनको लिखने वाले महर्षि वेद व्यास। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, फिर भी नहीं पढ़ा तो याद कर लेना, महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखो, अर्थशास्त्र का संबंध जो है ना, ये पुस्तक का, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से नहीं है, पहले मैं बता दूं। इसका मतलब कंप्लीटली जो है ना, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। मतलब किसी देश की शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सभी चीजें इसमें अर्थशास्त्र में दी गई है। और ये अर्थशास्त्र का नाम इकोनॉमिक्स मत रखना, ये अर्थशास्त्र ही आता है इंग्लिश में भी लिखा जाए तो। ठीक है। इसको चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य के ऊपर कल ही हमने बात किया था। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है, और कौटिल्य के अलावा एक और कौन सा है? विष्णुगुप्त नाम है इनका, कल भी हमने बात किया था। अब 41 नंबर है हमारे पास,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, वो मुझे कमेंट करके बताओ आप। देखो, जितने क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ कोशिश करना जितने आपको आंसर पता है ना वो बताते जाना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने का प्रिपरेशन अच्छा है और उस लेवल का मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष कौन था, अस्थाई नहीं बोल रहा, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। देखो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर पूछता अस्थाई अध्यक्ष कौन था तो आपका आंसर क्या होता है, जरा कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष पूछता है तो किसको आंसर करते हैं आप? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, संविधान सभा में जब बन रहा था तो उनकी अलग अलग समितियां बनाई गई थी, उनमें से एक प्रारूप समिति था, उसकी जो है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये तो आपको बिल्कुल भी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो, एक दो क्वेश्चन है, एक विश्व रेड क्रॉस और एक विश्व महिला दिवस, ठीक है। दोनों में सेम सिमिलरिटी एक चीज मिलेगी, ये 8 मई को, और मैं आगे बताऊंगा वो 8 मार्च को, ठीक है। ये चीज दोनों याद रखना, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, ठीक है। और ये देखो, सूर्योदय का देश किस के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? देखो, सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है भाई? तो जापान में होता है। बट अगर इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया में, कल ही मैंने बताया था इस क्लास में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा कमेंट करके बताना, इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय के लिए किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, जरा कमेंट करके मुझे बताना। कल मैंने ये क्लास में बताया था, कल के क्लास में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देखो आ गया आपका वही 8 मार्च को। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है भैया आपके साथ, ये विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाता है तो राजस्थान, सबसे छोटा पूछा जाए तो आपको गोवा करना होगा, ठीक है। एरिया वाइज सबसे बड़ा है राजस्थान और सबसे छोटा है आपका गोवा। चलो, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य का प्रसिद्ध है? देखो, कल था पोंगल था और आज है ओणम, ये दोनों कंफ्यूजन करेगा आपको, दोनों साउथ इंडिया का ही त्योहार है, फेस्टिवल है। जब भी आपको पोंगल पूछा जाए तो कल हमने पढ़ा था तमिलनाडु, ठीक है। और तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। अगर तमिलनाडु ऑप्शन में ना रहे पोंगल तो आप आंध्र प्रदेश कर सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ ओणम पूछा जा रहा है तो ये केरला में होता है, ठीक है। ओणम को अगर केरल में मनाते हैं तो पोंगल को कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको, जरा अच्छे से याद करके जाना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो ये 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में। ये चीज याद रखना। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखो, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? भोर का तारा किसको कहते हैं? सांझ का तारा किसको कहते हैं? या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? सबका आंसर शुक्र ग्रह होगा। सबका आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह ही होगा, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, या पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है, ठीक है, या फिर पृथ्वी की समान दिखने वाला ग्रह कौन सा है, या फिर ये पूछेगा सबसे सुबह, मतलब सुबह का तारा या फिर भोर का तारा या फिर सांझ का तारा कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो सबको शुक्र का ही आंसर होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा चमकीला है कि सुबह में सबसे पहले नजर आता है, शाम को भी ज्यादा मतलब चमकीला नजर आता है, इसके वजह से ये चमकीला ग्रह माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आयोग की आप सबको पता होगा, बाघ है हमारा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर होगा, ठीक है। आप सबको पता होगा, क्वेश्चन देखते देखते आंसर करो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का दिमाग में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा, और कमेंट कर सकते हो साथ साथ में तो वो और भी बेस्ट होगा, ठीक है ना। और लाइव चैट में कमेंट मत करना, ठीक है ना। अभी देखो, भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है, सॉरी, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ, अगर राष्ट्रीय जलीय पशु या फिर जलीय जीव पूछे तो वहां पे आपको डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को करना होगा आंसर, ठीक है। चलो, गंगा डॉल्फिन है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव, कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अरे आंसर तो कर दोगे आप लोग इजिली, आम है। अभी देखो, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हमारे पास। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बरगद है, ठीक है। बरगद को शांति का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में एक इडियम पढ़ने के लिए मिला गया होगा आपको, ओलिव ब्रांच, ठीक है। ओलिव ब्रांच मतलब पीस टू ट्रीटी, मतलब शांति का प्रतीक, ठीक है। ये सिंबल ऑफ ट्रीटी या फिर सिंबल ऑफ पीस है, इस तरीके से करके इंडियन फ्रेज भी पढ़ने के लिए मिलते हैं आपको। चलो, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। पूछ सकते हैं आपको कि हॉकी का जन्मदाता कौन देश है, तो कमेंट करके बताना। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में होती है? देखो, लेंथ और ब्रेथ है इसका, विड्थ अगर पूछा जाए तो 3:2 के रेशियो में होती है, ठीक है। अगर मान लो, अगर 30 मीटर लंबा आपको झंडा लेना है तो उसका चौड़ाई 20 मीटर होना चाहिए, ये चीज समझ रखो। अगर 3 मीटर लंबा झंडा लेना है तो उसका चौड़ाई 2 मीटर होना चाहिए। 300 मीटर लंबा झंडा लेना है तो उसकी चौड़ाई 200 मीटर होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। भारत का राष्ट्रज्ञान किसने लिखा था भाई? आज ही आपको पढ़ाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसने? प्रशांत सर ने पढ़ाया होगा, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। दोनों जीके की जो है ना, मैंने प्लेलिस्ट सेपरेट बना दी है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। तो दोनों प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर एक्सेस करके रख लो, फॉलो करते रहना डेली उसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके आपको मिल रहा हो, ये मतलब
ये चीज ध्यान रखो। एयरफोर्स वायु हो गया, रगा हो गया, नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, कोस्ट गार्ड, कहीं से जीके छूटेगा नहीं अगर इतना जीके करके चले जाते हो तो, दोनों प्ले लिस्ट को पढ़ के जाते हो तो। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है भाई? जय वंदे मातरम है। जन गण मन नहीं, वो राष्ट्रीय गान है, ठीक है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंस चीज है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन, ठीक है। सो गाइस आज की क्लास में हमने टोटल मिला के कितने कर लिए? 60 क्वेश्चंस कर लिए। और एक लास्ट में जाते जाते एक ये चीज है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मॉक टेस्ट हमने प्रिपेयर कर रखा है, जिसमें से 600 प्लस क्वेश्चंस है, ठीक है। इस मॉक टेस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया। और ये मॉक टेस्ट में आपको बुक नहीं मिलेगा, ई बुक मिलेगा, मतलब पीडीएफ फाइल मिलेगी अगर आप इसको परचेज करते हो तो। बहुत ही सस्ता सा है, मतलब लगभग 600 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन मैथ के हैं और 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वही 600 क्वेश्चंस का मिक्स जो है 10 मॉक टेस्ट के रूप में हमने सेट कर रखा है। एक मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपका स्टेज 1 के एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल वही, चाहे जीडी का दो, डीबी का दो, यांत्रिक स्टेज 1, बिल्कुल भी आपके एग्जाम के पैटर्न को फॉलो किया गया। अगर इस मॉक टेस्ट को बना के चले जाते हो तो फिर कहीं से मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अपना डेली कोर्स पढ़ते रहो और साथ में इस मॉक टेस्ट को लगाते रहो, तो फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसकी गारंटी ली जाती है, ठीक है। सो गाइस आज की क्लास आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। टोटल 30 क्वेश्चंस थे, तो 30 क्वेश्चंस में से आपको कितने मार्क्स आपने आज सही किए, कितने नया सीखा और कितना ऑलरेडी आप पहले जानते थे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।